हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि लगातार हम ज्योग्राफी का क्लास चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आज इसी क्रम में मेरा दूसरा क्लास है और दूसरा क्लास ज्योग्राफी का ज्वालामुखी है। और मैं लगातार क्लास करा रहा हूं, ज्योग्राफी का सीरीज चला रहा हूं। मैं बता दूं किन किन एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होगा। तो आरओ, यारो, पीसीएस, अन्य छोटे एग्जाम, जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, सबके लिए आज का टॉपिक उपयोगी होगा, क्योंकि ज्वालामुखी से लगभग हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं और हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो लेट्स गो। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक भूगर्भिक प्रक्रिया है। ज्वालामुखी एक भूगर्भिक प्रक्रिया है जिसमें भूगर्भ के अंदर या भूगर्भ के अंदर प्लेटों का टकराना, प्लेटों का दूर जाना, या फिर हो सकता है कि हमारे परपटी के ऊपर मैग्मा का प्रेशर पड़ना। इन सब वजहों से क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो देखते हैं जो बेसिक, जो हमारे पास डेफिनेशन होता है बताने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी वह छिद्र है जिससे लावा, राख, गैस या वाष्प का उद्गार होता है। ठीक है, तो हम उसको ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी लावा में सिलिका की मात्रा अधिक या कम पाया पाया जाता है। मतलब देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें सिलिका का मात्रा के आधार पे भी बांट के देखते हैं ज्वालामुखी को। किसी में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है ज्वालामुखी के लावा में, और किसी में कम होती है। तो जिनके अंदर सिलिका की मात्रा अधिक होती है वो लावा गाढ़ा होता है। ठीक है, और जिसमें कम होती है वो, उनके जो लावा होते हैं वो पतले होते हैं। तो उसमें जिनकी लावा गाढ़ी होती है या चिपचिपी होती है, उसमें विस्फोट की प्रक्रिया तेजी से होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है कब? जब उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और कम होने पर सुसुप्त होती है। लावा का वर्गीकरण उसमें उपस्थित खनिजों के आधार पे, मतलब लावा में उपस्थित खनिजों के आधार पे अगर देखा जाए तो हम इनको दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक को कहते हैं फेलिक्स और दूसरे को कहते हैं मैफिफ। फेलिक्स क्या है? फेलिक्स उसका उदाहरण है जहां हल्के रंग के खनिज लावा के अंदर पाए जाते हैं। जैसे इसमें इस तरह के खनिजों में प्रधानता होती है सिलिका की प्रधानता होती है। मैफिफ क्या है? तो गहरे रंग के खनिज पाए जाते हैं इसमें, और इसमें जो प्रधानता पाई जाती है वो मैग्नीशियम या लोहे की प्रधानता पाई जाती है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको याद रखना जरूरी है। एक है फेलिक्स और दूसरा है मैफिफ। ठीक है, ये दोनों शब्द याद होने चाहिए। अब आता है ज्वालामुखी वर्गीकरण। उसके सक्रियता के आधार पे, कोई ज्वालामुखी कितना सक्रिय है उसके आधार पे ज्वालामुखी को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। टोटल 3 भागों में हम लोगों ने इसे बांट दिया है। सबसे पहले एक तो होगा सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा सुसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा जो है वो मृत या शांत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? इससे सदैव लावा या गैसों या अन्य विखंडित पदार्थों का उद्गार होता रहता है। मतलब लगातार इसमें उद्गार की प्रक्रिया देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ये होता है, ये सक्रिय ज्वालामुखी होता है। और दोस्तों, इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको बस इतने ही एग्जाम्पल्स याद करने हैं, सारे एग्जाम को कवर कर लेगा। किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और मैंने जितना आपको ज्वालामुखी और उसके जो उदाहरण हमने दिया हुआ है, जितने ज्वालामुखी के नेम्स हैं यहाँ पे, बस उतने याद करने हैं, और पेपर में सारे के सारे यहीं से आते हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। करंट अफेयर से कुछ अपडेटेड ज्वालामुखी का नाम है, वो ज्वालामुखी भी मैंने यहाँ पे दे के रखा हुआ है। और करंट अफेयर से आपको बाकी के क्लासों में ज्योग्राफी को लेकर अपडेट कराता रहूँगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। मात्र एक क्लास करने के बाद आपको ज्वालामुखी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताबों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की
क्या क्या उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे पहले आता है कि अगर हम चलते हैं भूमध्य सागर, जो कि लिपारी द्वीप पे है भूमध्य सागर। आपको पता है भूमध्य सागर कहाँ पे है? तो आप मैप रखेंगे और मैप में ढूंढेंगे भूमध्य सागर, और जब हम अभी मैप का भी क्लास कराने वाले हैं तो फिर आपको मैपिंग करा दी जाएगी वहाँ पे। तो लिपारी द्वीप पे है भूमध्य सागर, वहाँ अस्ट्रामबोली नाम के द्वीप है, ठीक है। और ये अस्ट्रामबोली नाम के ज्वालामुखी है, और ये अस्ट्रामबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतना सक्रिय ज्वालामुखी है कि इसमें लगातार उद्गार की प्रक्रिया होती रहती है, जिसके वजह से इसको भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब आता है इटली का एटना। इटली में एटना है और स्ट्रामबोली है, ठीक है। तो ये दो इटली के ही है, एक भूमध्य सागर में है, इटली में है, ठीक। अब आता है इक्वाडोर। इक्वाडोर कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में क्या है? इक्वाडोर में एक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, याद रखना है। ये सब बहुत पॉपुलर हैं ये सब। वैसे तो सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 से भी ज़्यादा है, जो कि सब याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लेते हैं। एग्जाम में इससे ही आता है, आप टेस्ट लगाइएगा, अन्य एग्जाम का अलग अलग एग्जाम्स का टेस्ट लगाइए, सब इसके अंदर से आता है। अब आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में मात्र एक ज्वालामुखी है जिसका नाम इरेबस है, ठीक है। मात्र एक ज्वालामुखी है, इरेबस, और ये माउंट एल्ब्रुस के ऊपर है, ठीक। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है, जिसका नाम बैरन, जो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप और कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आता है ओजस डेल सालाडो। ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है ये सक्रिय ज्वालामुखी, ओजस डेल सालाडो। और ये दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। आप मेरे साथ रिपीट करते रहिए इसको और देखते रहिए क्या है ओजस डेल सालाडो। और जो हम बीच में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, या अगर आपको याद होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लगातार लिखिए इसको, ताकि आपको याद करने की प्रक्रिया तेज हो जाए आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है सीनाबू। सीनाबू माउंट सीनाबू के नाम से जाना जाता है। माउंट सीनाबू, माउंट सेनेबंग, सीनाबू, सेनेबंग, माउंट अंगग, माउंट रोंग। ये माउंट रोंग, माउंट सांगो और माउंट डेम्पो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सिंगाबू, सिनेबंग, अंगंग, लगभग एक जैसे, मतलब प्रोनाउंसिएशन सबके एक जैसे हो रहे हैं। उसके बाद आता है रोंग, उसमें सांगो, डेम्पो, ये सारे के सारे इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी है। और आपको हमने पहले ही बता दिया है कि ये सारे के सारे कहाँ हैं भाई? प्रशांत महासागर में है, और प्रशांत महासागर की प्लेटें एक अभिसरित प्लेट है, जहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया लगातार होता रहता है। अब आते हैं कोलिमा। कोलिमा मैक्सिको में है, कोलिमा मैक्सिको में, ठीक है। उसके बाद आते हैं विल्लारिका या विलेरिका, ये चिली में है। विल्लारिका या विलेरिका, ये चिली में है, ठीक है। अब है एक किलायू, जो कि हवाई द्वीप में है। अब हवाई द्वीप कहाँ है? तो आप देखेंगे ये हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में अमेरिका का है ये। तो किलायू महाद्वीप हो गया, किलायू जो हवाई द्वीप हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सिवेलक। सिवेलक सिविलक दो नामों से इसको हम कह सकते हैं, अलग अलग लिखा होता है। तो ये रसिया में है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी खत्म होता है। अब दूसरा भाग में जाते हैं, तो दूसरा आता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो वर्षों से इसमें उद्गार तो नहीं हुआ है, कई सालों से उद्गार नहीं हुआ, लेकिन संभावना है कि आने वाले समय में इसमें उद्गार हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा हो सकता है, मतलब इसके कुछ है एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, आते हैं इसमें। जब आप पीसीएस के एग्जाम में जाएंगे तो मैच द फॉलोइंग करके दिया जाएगा कि उसके प्लेस पूछेगा, या उसकी सक्रियता के आधार पे मैच द फॉलोइंग देगा। तो आपको उस अनुसार भी मतलब सोच रखनी है, तैयारी करके रखनी है आपको। और ये सारे तो याद ही रखने हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं जिसमें वर्षों से तो उद्गार नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उद्गार की घटना हो सकती है इसके अंदर। जैसे चले विसुवियस, जो कहाँ पे है? इटली में। विसुवियस इटली की एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद क्राकातोआ। क्राकातोआ इंडोनेशिया में है। क्राकातोआ
इंडोनेशिया में है, ठीक है। और नारकोंडम जो कि मात्र भारत में तो मेनली दो ही ज्वालामुखी है, जिसमें एक तो सक्रिय ज्वालामुखी पहले बता दी और भारत का है तो आपको तो याद रखना जरूरी है। एक तो बैरन द्वीप पे बताया, अंडमान निकोबार बैरन द्वीप जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा हम जो बता रहे हैं नारकोंडम जो कि ये भी अंडमान निकोबार पे है, और ये जो है सुसुप्त ज्वालामुखी है। लेकिन 2004 के सुनामी के बाद वो सुनामी इतना भयानक था कि उम्मीद किया जा रहा है कि कभी भी इसके अंदर उद्गार की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। मतलब उस सुनामी के वजह से सक्रियता, मतलब ये सक्रिय हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, तो कौन कौन से हो गए, फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। इटली के विसुवियस हो गया, क्राकातोआ हो गया इंडोनेशिया का, नारकोंडम हो गया इंडिया का, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं शांत ज्वालामुखी, या उसको मृत ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब ऐसी ज्वालामुखी जो वर्षों से तो उसमें उद्गार हुआ ही नहीं और होने की कोई संभावना भी नहीं है कि उद्गार होगी। इस तरह के ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरह के ज्वालामुखी को हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट, इसका मेन तो एग्जाम्पल ही है, आपको अलग से ज्वालामुखी लिख के रटना नहीं है, जितनी ज्वालामुखी आपको यहाँ कराई जा रही है वो सफिशियंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाली है। तो चलते हैं और चलते हैं किलिमंजारो, पूर्वी अफ्रीका के किलिमंजारो है। चिम्बरेजो, इक्वाडोर के चिम्बरेजो, कौन है, किलिमंजारो, मेरे साथ बोलते जाएंगे आप लोग, किलिमंजारो, चिम्बरेजो, कहाँ, इक्वाडोर, चिम्बरेजो। पोप, पोप कहाँ है, म्यांमार में पोप है। देवबंद कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए देवबंद और कोह सुल्तान, ये दोनों हमारा इंडोनेशिया में है, जो कि सुसुप्त नहीं, मतलब शांत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ, एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी पे, कहाँ, एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो वही दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है, और ऊपर है रॉन्की पर्वत श्रेणी। वो आपने जब मैंने क्लास कराया था वैगनार के समानता का सिद्धांत, तो उसमें उसमें हमने ये भी बताया था कि एंडीज पर्वत और रॉन्की पर्वत दोनों को उन्होंने एक ही बताया कि पहले एक ही जगह जुड़ा हुआ था, तो उस अनुसार आप याद रखिए थोड़ा, और याद रख लेंगे। कहाँ है एकांकागुआ, कहाँ, एंडीज पर्वत श्रेणी पे है। तो एक बार और करते हैं इसको, कहाँ पे, किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका, चिम्बरेजो इक्वाडोर, ठीक है। पोप, पोप कहाँ पे है भाई, तो पोप हमारा म्यांमार, और देवबंद और कोह सुल्तान इंडोनेशिया में है, जो एक शांत ज्वालामुखी है, एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी पे है, ठीक। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि लावा के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण। लावा के आधार पर मतलब अभी अभी जैसे हमने बताया था कि लावा के आधार पे, कि लावा का जो उद्गार की तीव्रता है उसके आधार पे हमने, ये तो हमने बताया कि उसकी सक्रियता के आधार पे 3 भाग में बांट दिया गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि लावा के तीव्रता के आधार पे कि कौन सी लावा ज़्यादा तीव्र होती है, तीव्र गति से निकलती है, कौन से लावा मतलब धीरे गति उनकी धीरे होती है निकलने की। तो इस अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पिलियन तुल्य, क्या हो गया, पिलियन तुल्य। दोस्तों, तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब दीजिएगा या मैप में देख के आप हमको बताइएगा कि देवबंद और कोह सुल्तान जो है, देवबंद और कोह सुल्तान में आखिरी बार उद्गार कब हुआ था, आप इसको ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और ये भी आप हमको बताएंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे ऊंचाई पे है, उस ज्वालामुखी का नाम लिखिए कमेंट फटाफट। इस तरह के लगातार क्वेश्चन आते हैं, आप जब टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि लावा के आधार पे, मतलब उसकी तीव्रता के आधार पे हम लोगों ने इसे कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। पहला पिलियन तुल्य, उसके बाद वल्केनियन तुल्य और हवाई तुल्य। क्या हो गया, पिलियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य और हवाई तुल्य, ये 3 तरीकों में हम लोगों ने बांटा है, ठीक है। तो पहला जो है वो जो पिलियन तुल्य होगा, ये क्या होता है, ये अधिक विनाशकारी होता है। क्यों होता है विनाशकारी, तो ज्वालामुखी विनाशकारी होने के पीछे कारण है कि उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो और उसके जो चिपचिपा हो उसके अंदर,
मतलब उसकी जो लावा हो ज़्यादा चिपचिपा हो, तो वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है, विस्फोट के साथ बाहर निकलती है, जो कि पहले भी बता चुके हैं, विस्फोट होता है उसके अंदर। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें विस्फोट होगा, क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, अम्लीयता ज़्यादा है, चिपचिपा ज़्यादा है, इसमें तेज विस्फोट होती है। और क्या होता है इसके अंदर, ये जो है इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक है मार्टिनिक द्वीप, मार्टिनिक द्वीप बांग्लादेश में है, तो उस पे जो है इसका उदाहरण पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का उदाहरण देखने को मिलेगा। और जावा सुमात्रा और जावा भी इंडोनेशिया में हमने आपको बताया क्राकातोआ, तो उसी का उदाहरण है क्राकातोआ। और फिलीपींस के माउंट ताल, फिलीपींस के माउंट ताल, क्राकातोआ, ये इंडोनेशिया का देख सकते हैं कहाँ का है, तो जावा और सुमात्रा का क्राकातोआ, और माउंट जो हमारे पास है माउंट पीली, माउंट पीली है एक हमारे पास, और एक है जिसका नाम है मार्टिनिक द्वीप। अब मार्टिनिक द्वीप बांग्लादेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं वल्केनियन तुल्य। वल्केनियन तुल्य, इसमें अम्लीय एवं क्षारीय दोनों तरह की मात्राएं पाई जाती है, मतलब अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। इसमें भारी मात्रा में गैस का उद्गार होता है। अब थोड़ा सॉरी, एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ फोटो मैंने बनाया हुआ था पिलियन तुल्य का, तो ये पिलियन तुल्य है। इस तरह का विस्फोट होता है इसके अंदर, पिलियन तुल्य में विस्फोटक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लावा इतने गाढ़े होने के कारण लावा बाहर आसानी से नहीं निकल पाता, तो क्या होता है इसमें विस्फोट होता है। ठीक है, और जो अब हम जा रहे हैं वल्केनियन तुल्य में, तो ये अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। और इसका आकार जो है, क्योंकि गैस की मात्रा ज़्यादा होता है, तो ये फैलता तेजी से है, और फैलने के क्रम में ये गोभी के आकार बना लेता है। तो हमने लिख के रखा हुआ है यहाँ, फूल गोभी के आकार होता है इसका। ठीक है, अब चलते हैं हवाईयन तुल्य। हवाईयन तुल्य क्या होता है ना, कि इसके अंदर जो है सिलिका की मात्रा ना के बराबर होती है हवाईयन तुल्य। तो क्या होता है कि जब इसके लावा निकलते हैं तो दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अलावा निकलने के बाद ये फैलता है, दूर तक फैलता है। क्यों? चिपचिपा नहीं है तो खड़ा नहीं रहता, दूर तक फैलता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और फिर देखते हैं ज्वालामुखी के जो अगले तरीके से डिवाइड किया गया है, अगले तरीकों में जो बांटा गया है। तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बाह्य स्थल, सॉरी बांटा नहीं गया है, मतलब जो भी भाग से बांटा गया था वो तो हो गया। अब करते हैं ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित कुछ बाह्य स्थलाकृतियां या आंतरिक स्थलाकृतियां। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृति, तो ये हम जब चट्टान पढ़ा रहे थे तो चट्टानों में हमने पढ़ा दिया था इसको। और एक और जो हमने टॉपिक कराया था आंतरिक संरचना, तो वहाँ पे भी इस टॉपिक को कराया था। तो इसलिए हम यहाँ इसको बहुत ज़्यादा मतलब विस्तार में नहीं बताने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको रिकॉल करा दे रहे हैं पुरानी क्लास को। तो होता है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप। आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी जहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्मा का भराव होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, जहाँ से मैग्मा का उद्गार होता है। ठीक है, मैग्मा का घर कह सकते हैं। तो इस मैग्मा में क्या होता है जब मैग्मा भरा है तो हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इससे जो है हमारे पास एक मैग्मा निकलने का पाइप बना होता है, ये पाइप है मैग्मा। ठीक है, मैग्मा का बना हुआ पाइप है ये। तो ये जो मैग्मा यहाँ से निकलता है, तो इससे कई, जब भाई देखो, जब हमारे पास परपटी कमजोर होने के कारण जब मैग्मा का प्रेशर ऊपर की तरफ लगता है, तो इसके जो मुख्य पाइप होता है उससे जो उप उप पाइप निकलना शुरू कर देते हैं। क्या निकलना शुरू कर देते हैं? उप या उपनलिका निकलती हैं इससे। ये तो ये कई प्रकार की आकार ले लेती है उपनलिका। एक तो होता है कि आपका बैथोलिथ, ये बैथोलिथ है, बैथोलिथ से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, और ये कैसा होता है, अवतलाकार होता है, जिसको अवतलाकार संरचना अंदर बना लेता है, तो उसको हम कहते हैं फैकोलिथ। और एक होता है उत्तलाकार, उत्तलाकार बनाया हुआ है और मुखमैग्मा मार्ग से जुड़ा हुआ है। और क्या होता है, ये आ नहीं पाता जमीन तक, मतलब हमारे ऊपर तक नहीं आ पाता, नीचे ही जम जाता है। तो ये हमारा होता है लोकोलिथ। ठीक है, और लोकोलिथ ये मुख्य मार्ग से एक है कि पतला सा, मतलब एक तो आगे गया, और सील थोड़ा मोटा मार्ग होगा, उपमार्ग, इसका मतलब उप पाइप होगा, तो उसको सील कहेंगे। और वो जो पाइप है जो निकला हुआ है जो उपनलिका ये निकली हुई है, उससे उपनलिका से भी एक नलिका निकलती है, और वो हमारे मतलब जो क्रस्ट वाला पार्ट है वहां तक पहुंच जाती है, वो डाइक कहलाता है, उसके ऊपर सीधा खड़ा होता है। ये आप देख सकते हो, ये डाइक है,
ये हमारे पास सील कहलाता है। और यही मुख्य मार्ग से पतली सी उपमार्ग निकल के आ जाए तो उसको हम लोपोलिथ कहते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो उपमार्ग से निकलने के बाद अर्थ सर्फेस के ऊपर पहुंच जाता है और एक पठार का भी निर्माण कर लेता है। तो ये तो बाह्य निर्माण कार्य हुआ, पर्वत बाह्य निर्माण कार्य हुआ। और जबकि लोकोलिथ, फेकोलिथ जैसे हो गया, जैसे इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे जब ज्वालामुखी निकलता है तो दो तरीके की संरचना बनाती है। एक तो ऊपर आने के बाद तो आपको पता है कि पहाड़ का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। लेकिन अंदर रहते हुए जब अंदर जम जाती है मैग्मा, बाहर नहीं, बिना निकले अंदर ही जम जाए, तो वो कई तरीके की संरचना ले लेती है, जिसमें अभी अभी बता दिया आपको कि बैथोलिथ होता है, फेकोलिथ होता है, लोपोलिथ होता है, लोकोलिथ होता है। तो लगभग नाम एक जैसे लग रहे होंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप याद कर सकते हैं, जब हमने चट्टान पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था, ये सारे प्राइमरी रॉक्स बनाते हैं, मेट इग्नियस रॉक, ये हमने बताया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर क्लास को एक ही जगह तो नहीं ला सकते। तो अगर आपको चट्टानों के बारे में जानने हैं, क्योंकि मैंने तो उस पर वीडियो नहीं बनाया है, तो चट्टान के बारे में अगर पढ़ने हैं आपको कि तो कैसे निर्माण होता है, उनके प्रकार वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। फिर हम आप वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। आगे चलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बाह्य स्थलाकृति। अब इसमें चलते हैं कि ज्वालामुखी के जो बाह्य स्थलाकृति है, ज्वालामुखी अंदर तो चलिए मैग्मा होता है, ऊपर जो ज्वालामुखी निकलने के बाद की आकृति, किस तरह की आकृति का निर्माण करता है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसके निर्माण में मुख्यतः राख व विखंड, पहले चलते हैं जिसको कहते हैं सिंडर या राख शंकु। एक राख शंकु या सिंडर का निर्माण करता है, वो ऊंचाई तक होता है। क्यों होता है ऊंचाई तक? तो इसका ढाल ज्यादा होता है। तो देखिए, इसके निर्माण में मुख्यतः राख व विखंडित पदार्थ भाग लेते हैं, जो इसके बनावट में, इसके संरचना में भाग लेते हैं। विखंडित पदार्थ, राख, धुआं वगैरह जो अंदर से निकलता है वो भाग लेते हैं। शंकु का ढाल अवतल होता है। इस शंकु का ढाल क्या होता है? अवतलाकार होता है। और इसका जो क्रेटर है, ये देख सकते हैं, मुंह होता है, जो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, यहाँ जहाँ से वो बाहर निकलता है ज्वाला, ये देख सकते हैं, ये है क्रेटर। तो इसका जो क्रेटर है, ये मुख जो है इसका थोड़ा बड़ा होता है अन्य ज्वालामुखियों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है क्रेटर, ठीक है, चौड़ा होता है। और इसकी जो ऊंचाई है उतनी अधिक ऊंचाई नहीं होती, थोड़ी कम होती ऊंचाई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें तो इसमें आता है कैमेगीवन पर्वत। अब देखेंगे, इसी का उदाहरण है कैमेगीवन पर्वत, जो कि ग्वाटेमाला में है। फिर देखेंगे एक है पैराक्यूटिन पर्वत, जो कि मैक्सिको में है। पैराक्यूटिन पर्वत जो कि मैक्सिको में है। दूसरा चलते हैं लावा शंकु। दूसरा जो है वो है लावा शंकु, मतलब ये अलग तरीके की आकृति को बनाता है लावा शंकु। यह जो है अम्लीय एवं क्षारीय दो भागों में बांटा गया है। लावा शंकु जो अम्लीय और क्षारीय में बांटा गया। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि अम्लीय और क्षारीय कहने क्या मतलब है। जहाँ सिलिका का मात्रा ज्यादा हो अम्लीय, जहाँ सिलिका का मात्रा कम हो तो उसको क्षारीय में रखा जाता है, ठीक है। और अम्लीय है तो चिपचिपा ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं अम्लीय, तो सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होती है? तो सिलिका की मात्रा अधिक होती है। लावा गाढ़ा होता है पहला जो होता है। अभी लावा शंकु दो भागों में बांटा गया, एक अम्लीय और क्षारीय। तो अम्लीय में सिलिका का मात्रा ज्यादा होता है और उसमें जो लावा होता है चिपचिपा होता है, तो जब बाहर निकलता है तो विस्फोट के साथ निकलेगा, ठीक है। तो इसमें विस्फोटक होता है। यह अधिक ऊंचाई तक होता है और कम क्षेत्र में फैला होता है। कम क्षेत्र में, क्योंकि ये तो मतलब कि पतला नहीं है कि दूर दूर तक फैल जाए, मतलब खड़ा हो जाएगा, ऊंचाई ज्यादा होगी इसकी, फैलाव फैलाव कम होगा इसका, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको। जैसे इसका अगर हम उदाहरण दे तो पिलियन तुल्य जितने भी आएंगे, जैसे पिलियन तुल्य में आपको अस्टाम्बोली का बात कर सकते हैं, इटली का एटना और अस्टाम्बोली, दो हमने ज्वालामुखी का नाम बताया। अब आप कमेंट करके बताइए कि किस किस देश में है ये। तो ये उसका उदाहरण है। अब आता है क्षारीय लावा शंकु। क्या आता है? क्षारीय लावा शंकु। तो क्षारीय में बताया कि सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगा, ये दूर तक फैलेगा, एक पठारीय बाग का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये दूर तक फैलेगा। क्रेटर जो होता है इसका, वो क्रेटर मतलब कि बहुत पतला होता है क्रेटर, इसके अंदर फैलाव नहीं होता है। जैसे कि सिंडर या राक्षसंकु के अंदर फैलाव है, उस तरह इसका फैलाव नहीं होता।
कम जगह को मतलब एकदम पतला सा होता है, क्योंकि एक तो इससे जो मैग्मा निकल रहा होता है वो तो पतला होता है, तो ज़्यादा बड़ा मार्ग नहीं बनाता है इसमें। तो मोना लोआ आपने बहुत सुना होगा, मोना लोआ हवाई द्वीप के ऊपर है, इसका उदाहरण है मोना लोआ। अब एक आता है मिश्रित ज्वालामुखी, ठीक है। तो तीसरा है हमारे पास मिश्रित ज्वालामुखी। अब आप तो कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन ध्यान से आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे, थोड़ा स्लो में देखेंगे, फिर तेज करेंगे करके देखेंगे, एक दो बार देखेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा। आता है मिश्रित ज्वालामुखी शंकु। इसमें जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के देखे जाएंगे, ठीक है। मिश्रित ज्वालामुखी में अम्लीय भी होता है, लावा क्षारीय भी होता है, इसके अंदर गैस का भी गैस का भी निकलना होता है, और पार्टिकल्स भी निकलते हैं छोटे छोटे इसके अंदर से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं राख भी निकलता है, इन सब का उद्गार होता रहता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो कम होती है, इसकी ऊंचाई तो जो होता है ऊंची ज्वालामुखी शंकु का निर्माण भी करता है। और अब इसके जैसे अब मिश्रित है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऊंचे भी होंगे, कुछ छोटे छोटे भी होंगे। तो यहाँ हमने लिखा ऊंची ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ पूरे नहीं होते। यहाँ लिखेंगे कुछ जो है ऊंची ज्वालामुखी का निर्माण करता है, और कुछ जो होते हैं कम ऊंची होती है। कम ऊंची ज्वालामुखी का निर्माण करता है। मतलब दोनों ही तरीके का होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं फ्यूजियामा, जापान के फ्यूजियामा, और मेयन फिलीपींस के मेयन, और जापान के फ्यूजियामा इसका मुख्य उदाहरण है, ठीक है। याद रखिएगा। इसमें देखते हैं इस ज्वालामुखी में क्या विशेषता है। तो हम बताएं कि ऊपर तक भी जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं एक मुख्य मार्ग होता है जिसमें लावा निकलने का ये मुख्य मार्ग है हमारा, ठीक है। इसको ऊपर जाते हैं, इसको मुख्य शंकु के नाम से जानते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जो होता है, अब क्या हुआ कि हम आपको इसमें इस वाले फोटो में पहले ही बता दिए हैं कि जब बाहर निकल रहा होता है तो क्या होता है, अपने को ले लेता है कमजोर होने की वजह से। परपटीगत यहाँ भी कमजोर है, लेकिन ये अंदर कोई संरचना नहीं करता, ये बाहर की तरफ निकल जाता है सीधा, ठीक है। जो मुख्य ज्वालामुखी उससे बाहर निकलता है और एक पोषित शंकु का निर्माण करता है। पोषित शंकु मतलब जो ज्वालामुखी जिस मार्ग से ऊपर जा रहा है उस मार्ग से कट के बाहर निकल गया, और वो एकदम बाहर चला गया, मतलब वो ऐसा जगह पे चला गया जहाँ दृश्यमान हो, जहाँ हम देख सकते हैं जैसे बाहर चला गया, अपने ही बनाए गए ये शंकु से बाहर निकला और एक और शंकु का निर्माण कर लिया। तो ये शंकु दो तरीके से निर्माण कर सकता है, एक तो फैल जाएगा वो शंकु जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, और एक होगा जो खड़ा हो जाएगा, वो शंकु ऊंचा हो जाएगा। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था लावा शंकु, तो इसमें दोनों तरीके का होगा, एक लावा शंकु भी बना लेगा, और इसके अंदर एक लावा शंकु में अम्लीय शंकु भी बनाएगा और क्षारीय शंकु भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की ही संरचना है, मिक्स है ये, इस वजह से। और एक यहाँ इससे भी, जैसे हमारे पास है परपोषित शंकु इसको कहते हैं, तो परपोषित शंकु जिस नलिका से बाहर जाती है उस नलिका से एक उपनली भी निकल के आती है, ठीक है। तो ये दोनों हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया है। ये है जो कि दूर तक फैल गया है यहाँ, क्यों? क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा कम है। तो यही हमारा जो है मिश्रित ज्वालामुखी का उदाहरण दो है, ये दो एकदम याद रखना है आपको, फ्यूजियामा और मेयन, फ्यूजियामा या मेयन। अब छोटे छोटे एग्जाम्स में तो शायद ना पूछे इस तरह के इसके जो स्थलाकृति के बारे में, कि कौन कौन से प्रकार के ज्वालामुखी किस तरह से बनते हैं, क्योंकि छोटे एग्जाम्स में जो होते हैं आपके यहीं से काम चल जाते हैं सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी से। लेकिन आप ज़्यादा बड़े एग्जाम में जाएंगे, तो पीसीएस वगैरह के एग्जाम में जाएंगे, तब वहाँ पे इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। फ्यूजियामा, जैसे कि मिश्रित ज्वालामुखी में बता रहे हैं, फ्यूजियामा, मेयन फिलीपींस में, और ये जापान में, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्लास के लास्ट पे जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे होता है विस्फोट के समय शंकु के ऊपर कीपाकार गर्त बनता है, ठीक है। जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी में, तो उसके जो ऊपर वाला भाग होता है, कीप के आकार का, मतलब कीप कहने का मतलब यार शंकु के ही आकार का होता है वो भी। तो ऊपर वाला भाग क्या होता है, वो उड़ जाता है ऊपर की तरफ, इतना प्रेशर से ज्वालामुखी निकालता है कि ऊपर से उड़ जाता है वो भाग, जो निर्मित हो जाता है। क्या होता है, कीपाकार गर्त का निर्माण हो जाता है। यह निम्न स्थलाकृति को बनाता है, अलग अलग तरीके की चीजों को बनाता है। तभी देखिए इस चीज को हमने तीन भाग में दिखाया,
सबसे पहले एक तो ज्वालामुखी यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये ज्वालामुखी निकल रहा है, और ये ज्वालामुखी निकलने के बाद ये वाला पार्ट को क्रैक कर रहा है, ऊपर वाले पार्ट को। अगले स्टेप में इस पार्ट को इसने बाहर कर दिया, मतलब इस पे इतना बल लगाया कि वो उसके ऊपर से हट गया। तो यहाँ एक क्रेटर का इसका जो क्रेटर है, क्रेटर जो मुख है, यही है क्रेटर, मुख होता है, लावा के मुंह होता है। तो वो बड़ा सा बना, बड़ा क्रेटर क्यों? क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ है और फिर इसमें जल भराव हो जाता है। जल भराव होने के बाद इसको क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रेटर झील है, तो इसका जो उदाहरण है हमारे भारत में ही है, लोनार झील। लोनार झील, अब हमने जानबूझ के यहाँ राज्य का नाम नहीं लिखा है, लोनार झील कहाँ पे है, तो आप हमको कमेंट में राज्य का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ हमको बताएंगे कि उस राज्य के किस जिले में है, ठीक है। और जिनका आंसर सही होगा हम हार्ट दे देंगे, उससे समझ में आ जाएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यही क्रेटर, ये तो छोटा क्रेटर है, यही क्रेटर जब बड़ा हो जाता है, ये क्रेटर में विस्फोट जब तेज होता है या दोबारा विस्फोट होता है उसी प्रकार की, तो इसमें क्या होता है, क्रेटर का साइज बड़ा होता है, ठीक है। मतलब इसका सरकमफेरेंस एरिया दोनों बड़ा होता है। तो जैसे इसको हम काल्डेरा के नाम से जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है तो क्रेटर ही। क्रेटर छोटा होता है, क्रेटर से थोड़ा बड़ा कर दे अगर है तो उसको काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। और ये क्रेटर लेक या क्रेटर झील का नाम आपने सुना होगा, हवाई द्वीप में है, सुना नहीं है तो आप सुन लीजिए। क्रेटर लेक क्या है? तो ये हवाई द्वीप, हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए का है हवाई द्वीप, उस पे जो है यहाँ पे काल्डेरा का निर्माण होता है। तो बड़ा क्रेटर को ही क्या कहते हैं? काल्डेरा कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीके की संरचना होता है जिसको कहते हैं घोंसलादार संरचना। क्या होता है ना कि क्रेटर, बड़ा सा क्रेटर है, काल्डेरा ही समझ लीजिए, और उसके अंदर जब दोबारा उद्गार होता है ना, तो क्रेटर इतना बड़ा होता है कि उसमें 2-3 जगहों पे उद्गार होता है। देखिए, जैसे ये पेन भी धोखा दे रहा है, ठंडी लग गई इसको। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे ये क्रेटर का निर्माण हुआ इस तरीके का, ऐसे नहीं, हम आपको थोड़ा बना के इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझिए इसको। ये है, मान लेते हैं ये क्रेटर बड़ा सा निर्माण हुआ, वो चीज़ हमने बनाया, पर शायद समझ ना आ रहा हो। ये हमने बनाया, अब क्या हुआ, जब इसमें उद्गार हुआ ना दोबारा, तो यहाँ से उद्गार हो गया, यहाँ से उद्गार हो गया, और यहाँ पे अपना एक अलग छोटा छोटा क्रेटर बना लिया, ठीक है। तो ये जो अलग अलग क्रेटर बनाया, ये घोंसलादार क्रेटर होता है। जैसे पेड़ पे नहीं चिड़िया घोंसला लगाती, एक ही डाली पे 2-3 लगा दे तो घोंसलेदार डाली हो गया, उसी तरह ये घोंसलेदार क्रेटर हो गया। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा माउंट ताल, फिलीपींस में जो माउंट ताल है, वो इसी तरह के संरचना उसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने जैसे कि देखा कि हमने ज्वालामुखी को कितने आसान तरीके से कंप्लीट करा दिया। और हाँ, एक बार फिर कहेंगे कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज्वालामुखी में। आपको छोटे एग्जाम्स, हाँ इसमें याद करने की चीज़ें ज़्यादा है, तो आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, याद हो जाएगा। और इससे ज़्यादा ज्वालामुखी में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं वीडियो देखने के बाद आपको किताब की भी ज़रूरत नहीं है, इसी से आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ज्वालामुखी हमारा समाप्त हो जाता है, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को पसंद आता है वीडियो, तो आप हमको मोटिवेट करिए इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, और आप इन सब आप लोगों के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को क्लिक करके, और इस तरह की वीडियो आती रहेगी हमारे चैनल पे, और अगला वीडियो कल आने वाली है। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।